Hello everyone, welcome to the Love Point Academy. I am Nishita Dogne and again I am here to help you in studying social studies. और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 which is what? एग्रीकल्चर. ठीक है, जो कि क्या है? एग्रीकल्चर. चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना. आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर. इस चैप्टर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग किस किस तरीके से होती है ना, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्रॉप पैटर्न. ठीक है, उसके बाद मेजर क्रॉप्स जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से लिए गए थे, ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में देखेंगे जो है एग्रीकल्चर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है, हमारे इंडिया का कितना परसेंट कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. ठीक है, तो सबसे पहले वो मुझे बोलते हैं एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. ठीक है, क्या एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है. अब हम अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने देख लिया था कि एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, वो प्राइमरी एक्टिविटी. लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी होता क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज हमने इकोनॉमिक्स में देखा था एक्चुअली कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है जिनमें मैं डायरेक्टली नेचर से क्या करती हूँ, रिसोर्सेज को गेन करती हूँ या फिर एक्सट्रैक्ट करती हूँ. ठीक है, और उन्हें ज्यादा तामझाम के बिना यूज करती हूँ. ठीक है, या फिर वो एज अ रॉ मटेरियल होते हैं मेरे लिए और आगे चल के मैं उन्हें कन्वर्ट करती हूँ किसमें, रिसोर्सेज में. ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज कौन सी होती है, वो होती है मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना. इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी इकोनॉमी, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है ना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है और अच्छे से. ठीक है, अभी हम सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं उसका. ठीक है, अब एग्रीकल्चर इन द इंडिया सर्व एज अ लिवलीहुड फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है ना, वहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन है ना, वो क्या किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ना. एग्रीकल्चर की बात कर रहे तो एग्रीकल्चर में होंगे फिलहाल तो. ठीक है, 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, कितनी, इंडिया की 2/3, मतलब 2/3, इतना. ठीक है, 3 हिस्सों में से जो 2 हिस्सा है वो किसमें है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. ठीक है, इसीलिए ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ना, उनका लिवलीहुड भी कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा. अब इतनी पॉपुलेशन अगर है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व तो वो लिवलीहुड भी वहीं से लेंगे ना, है ना, उनका लिवलीहुड भी वहीं से आएगा. ठीक है, तो इट प्रोड्यूस फूड फॉर आवर कंजप्शन. ठीक है, क्या होता है, एग्रीकल्चर में हम अपने आप के लिए, मतलब हमारे कंजप्शन के लिए, हमारी फैमिली के कंजप्शन के लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं. और क्या, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जो आगे चल के और अलग अलग रिसोर्सेज में, गुड्स में, है ना, कन्वर्ट होते हैं. तो एग्रीकल्चर में दोनों चीजें होती है, एक कंजप्शन के लिए भी फूड प्रोड्यूस होता है और रॉ मटेरियल भी मुझे मिलता है जो आगे चल के क्या, गुड्स में उन्हें कन्वर्ट करते हैं हम. ठीक है, आया समझ में. बिसाइड दिस some agricultural products like tea, coffee and spices are etc are also exported. क्या बोल रहे वो कि अब फूड
जो हम सेल्फ कंजप्शन के लिए ठीक है यूज कर रहे हैं, नहीं, सेल्फ कंजप्शन के लिए हमें वहां से फूड मिल रहा है, ठीक है, हम उसको बेच भी रहे हैं। और क्या होता है, बेच भी रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कॉमर्शियलाइजेशन भी कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ मेरे पास ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि टी हो गया, बहुत सारे स्पाइसेस जो है, और कॉफी। इन सारी चीजों को क्या हमारा इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करता है इन सारी चीजों का, ठीक है। इंडिया के अलावा भी हम बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में भेजते हैं इन सारे क्या प्रोडक्ट्स को, ठीक है। स्पाइसेस स्पाइसेस है, हमारी इंडिया को स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। कॉफी, एक अरेबिका वैरायटी होती है कॉफी की, बहुत डिमांड होती है उस कॉफी की, वो भी हमारे इंडिया में क्या प्रोड्यूस की जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है अरेबिका कॉफी, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे और ज्यादा डिटेल में। फिर आता है मेरे पास एक लास्ट पॉइंट, जिसमें वो मुझे बोलते हैं हाउएवर, ठीक है, its contribution in the gross domestic product, that is GDP, has reduced to less than 20%, and contribution of other sectors has increased at faster rate than that of agricultural production। क्या मतलब है? मतलब हालांकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना, प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो कर रही है, मतलब मेनली जो है वो एग्रीकल्चर कर रही है, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारे जीडीपी में, वो कितना 20% से भी कम हो चुका है अब, है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इसका जो जीडीपी में क्या है कंट्रीब्यूशन है, वो भी क्या हो गया एग्रीकल्चर का, कम हो गया है। और जो बाकी सेक्टर्स है ना, जो बाकी एक्टिविटीज है, बाकी सेक्टर्स है, क्या क्या सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में, ठीक है। आया समझ? ठीक है। फिर आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, मैंने देख लिया एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। 2/3 पॉपुलेशन क्या है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है, ठीक है। अपना लिवलीहुड कहाँ से एग्रीकल्चर से अर्न कर रही है 2/3 पॉपुलेशन, ठीक है। अब मैं देखूंगी फार्मिंग किस किस टाइप की होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग on the basis of characteristics of physical environment, land productivity, technological advancement and socio-culture practices, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने फार्मिंग को क्लासिफाई कर दिया है थ्री टाइप्स में, ठीक है, 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहले तो फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब किस तरीके का एनवायरनमेंट, क्या लैंडफॉर्म है वहां पर, किस तरीके का लैंडफॉर्म है कि वहां पर मैं फार्मिंग कर सकती हूँ। फिर लैंड प्रोडक्टिविटी कैसी है, ठीक है, अगर मैं कोई सीड्स है जो क्या बोलते हैं वहां पे सो कर रही हूँ, ठीक है। अब 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 मैंने, ठीक है, बीज लगा दिए। अब मुझे कितना कितना रिटर्न में मिल रहा है, क्या कितना प्रोड्यूस हो रहा है वहां से, वो होगी मेरी लैंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर आता है मेरे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किस तरीके की टेक्नोलॉजी मेरे पास अवेलेबल है वहां पर, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स मैं यूज कर रही हूँ, सोशो कल्चर प्रैक्टिसेस, कौन कौन से जो प्रैक्टिसेस है वो कौन कौन से मेथड्स में अभी तक यूज कर रही हूँ, ठीक है, मॉडर्न है या टेक्नोलॉजिकल है, या फिर मॉडर्न है या फिर ट्रेडिशनल तरीके से मैं अभी तक यूज कर रही हूँ। ये सारी चीजें इनके बेसिस पे मैंने क्या किया है, फार्मिंग को क्लासिफाई कर दिया है। तो मेरे पास कितनी 3 टाइप की फार्मिंग्स है, ठीक है। पहली है मेरे पास प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस,
सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरी मेरे पास आती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरी मेरे पास आती है कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग ओके, ठीक है। ठीक है, आगे अब इन्हें डिटेल में देखेंगे हम। जैसे जैसे पहले है मेरे पास प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। कौन सी? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एक जो फार्मर है वो क्या करता है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे क्या करता है, फार्मिंग करता है। किसके लिए? सेल्फ कंजप्शन के लिए, मतलब अपने कंजप्शन के लिए, अपनी फैमिली के लिए। कॉमर्शियलाइजेशन के लिए ना, मतलब कॉमर्स करने के लिए नहीं, ट्रेड करने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, अपने कंजप्शन के लिए, ठीक है। This type of farming is practiced on small pieces of land, ठीक है, small pieces of land with the help of old tools like how, क्या आएगा, DAO, so, ठीक है, digging stick and using the farmer and the community labor, okay, ठीक है। मतलब ये जो फार्मिंग है ना, ये एक छोटे छोटे लैंड पर की जाती है, ठीक है। अब इसमें मैं कौन कौन से जो पुराने टूल्स होते थे ना, जैसे कि मेरे पास है हो, ये क्या होता है, हो में ऐसा स्टिक होता है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे ये एक स्टिक है, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन पावर को ना थोड़ा बढ़ा लेना और इसे क्या कर लेना, एक स्टिक समझ लेना, ठीक है। अरे राइट से कर लेते हैं ये एक स्टिक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नीचे की साइड इस तरीके से क्या आता है, और यहाँ पर क्या होता है, ब्लेड होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, ब्लेड होती है, थोड़ा शार्प एरिया होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पिक करते हैं, ठीक है, ठीक है, पिक करते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर मेरे पास आता है डॉ, इसमें क्या होता है, में क्या होता है, ये सिकल की तरह होता है, ठीक है। सिकल मतलब इसमें भी इस तरीके का स्टिक होता है, और यहाँ पर ये मेरा होता है सिकल, है ना, इसका भी यूज होता है। ये शार्प एज होती है, ठीक है, ये वाली एज एज जो होती है वो क्या होती है, ये शार्प होती है। यहाँ से हम जो भी अपना ग्रास वगैरह कट करते हैं ना, हमारी क्रॉप्स कट करते हैं, ये होती है, ठीक है। डिगिंग स्टिक भी एक आती है जो ऐसे होती है, यहाँ से थोड़ा कर्व में होती है, और यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है, पॉइंटेड हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, बीच यहाँ पर एक इस तरीके से डिग करते हैं, ठीक है, इसके हेल्प से डिगिंग। तो इस तरीके के क्या टूल्स होते हैं मेरे पास, और यहाँ पर क्या होता है, फार्मर जो है ना वो खुद से और अपनी कम्युनिटी लेबर की हेल्प से यहाँ पे क्या करता है, फार्मिंग करता है, ठीक है। अदर लेबर्स वो हायर नहीं करता, या तो अपनी फैमिली या वो खुद क्या करता है, यहाँ पर फार्मिंग करता है, ठीक है। फिर इट डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, मतलब ये जो फार्मर्स होता है ना, इस फार्मिंग में क्या होता है, हम रेनफॉल पर, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब बारिश पर, इरिगेशन आउटर सोर्स से इरिगेशन हम नहीं करते, जो रेनफॉल होती है नेचुरली हमें मिलती है उस पर क्या हम डिपेंडेंट होते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब अदर केमिकल्स का यूज हम क्या करते हैं, नहीं करते, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंट कंडीशन, और बाकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उनके सस्टेनेबिलिटी पे क्या हम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब हम अदर
अदर आउटर सोर्स का, आउटर फोर्सेस का यूज नहीं करते, मतलब अगर रेनफॉल हमें जितनी मिल रही है उतनी में ही हम अपनी फार्मिंग करेंगे, उतने में ही हम इरिगेशन, वहां पर इरिगेशन नहीं करेंगे, ठीक है, इरिगेशन नहीं होगी, इरिगेशन मतलब हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जैसी फर्टिलिटी होगी सॉइल की उसके हिसाब से हम क्या अपनी अपना क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, उसमें कोई फर्टिलाइजर आउटर सोर्स यूज नहीं करूंगी, ठीक है, ठीक है, आया समझ। और इसे मैं क्या बोलती हूँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब भैया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोल दिया उसे, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो समझते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा पीस ऑफ लैंड, ठीक है, इतना मेरा क्या है फील्ड है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं क्या करूंगी, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में क्या करूंगी, जैसे इतना हिस्सा है, ठीक है, इतना हिस्सा मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब इसको क्या करूंगी, मैं पूरा क्लियर कर दूंगी, ठीक है, क्लियर कर दूंगी, पूरा साफ कर दूंगी, और इसे क्या करूंगी मैं, और मैं इसे क्या करूंगी, बर्न कर दूंगी, ठीक है, क्या कर दूंगी, यहाँ पर बर्न कर दूंगी इसे, ठीक है। अब अब क्या होगा, ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा इतना क्लियर हो गया पूरा ना, सब चीजें हट गई, ग्रास वगैरह पूरी हट गई है। अब इसमें क्या होगा, इसमें बर्न करूंगी तो उसके बाद मेरे पास ऐश भी रहेगी, ठीक है ना, उस ऐश में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। अब मैं वहां पर क्या करूंगी, इस इतने से इस पीस में मैं क्या करूंगी, पीस में मैं क्या करूंगी, फार्मिंग करूंगी, ठीक है, इतने में मैं क्या करूंगी, फार्मिंग करूंगी, और ये जो बाकी लैंड रहेगा वो मेरा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब अब मैंने इसमें ठीक है थोड़े टाइम तक फार्मिंग कर ली, अब इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है, ठीक है, इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या होगी, थोड़े टाइम तक मैं इसमें फार्मिंग करते रहूंगी तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसे क्या करूंगी, वापस से, मतलब इस पैच को अब मैं क्या करूंगी, ऐसे ही छोड़ दूंगी, अब इसमें मैं कुछ भी फार्मिंग नहीं करूंगी। अब मैं उठाऊंगी अपना दूसरा पीस ऑफ लैंड, ठीक है, अब मैंने दूसरा पीस ऑफ लैंड उठा लिया, इसमें मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इससे पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है, इससे पूरा क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब इसमें वापस से मैंने क्या किया, इसे बर्न किया यहाँ पर, फिर इसे क्लियर कर लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसे बर्न करने के बाद मेरे पास वापस से न्यूलैंड आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, फार्मिंग करूंगी, ठीक है। और तब तक जब इसमें मैं फार्मिंग करूंगी तब तक क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा रिस्टोर होने के लिए, इसकी फर्टिलिटी को क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो यही क्या होती है मेरी, क्या होती है मेरी स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, एक पैच ऑफ लैंड को क्या हम क्लियर करते हैं और उसे जलाकर क्या करते हैं हम, उसे जलाकर उसमें क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसे क्लियर करके, और जब उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है तो तो उसके बाद क्या करते हैं हम, शिफ्ट कर लेते हैं एक नए पैच पे और वहां पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो पुराना जो हमारा पैच होगा उसे क्या मिल जाएगा, टाइम टू रिस्टोर द फर्टिलिटी, ठीक है, उससे टाइम मिल जाएगा फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी वापस से रिस्टोर करने में, ठीक है, ठीक है। द प्रोडक्शन इन दिस वे ऑफ फार्मिंग इज डन ओनली फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम सेल्फ कंजप्शन के लिए
क्या प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो इस टाइप से, ये देखो हम जलाकर यहाँ पर इसे क्लियर कर देंगे, फिर यहाँ पर फार्मिंग करेंगे, और इस टाइप से मेरे पास ऐश बचती है। ठीक है, और इसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, ठीक, प्लांट क्रॉप्स ग्रो करने में। फिर मेरे पास आता है इंटेंसिव इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये क्या होती है? तो ये जो फार्मिंग होती है ना, ये भी सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, जो लैंड होता है उस पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब लैंड छोटा लेकिन लैंड होल्डर्स बहुत सारे। ठीक है, आया समझ? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज वेयर देयर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, क्या होता है, वहां उन जगहों पर की जाती है ये वाली फार्मिंग जहां पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब खाने वाले बहुत सारे लेकिन लैंड छोटा। ठीक है, लैंड होल्डर्स बहुत सारे लेकिन लैंड तो छोटा सा। अब सभी वहां पर क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम लेबर्स को भी हायर करते हैं। अब ये होती सेल्फ कंजप्शन के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, फार्मर्स यूज हैवी बायोकेमिकल्स इनपुट्स। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए क्या क्या करता है, जो हमारा फार्मिंग है वो फार्मर है वो क्या करता है, बायोकेमिकल्स का यूज करता है, और इंटेंसिव इरिगेशन का भी यूज करता है। ठीक है, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। किस चीज के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारा फार्मर है वो क्या करता है, इस फार्मिंग में ज्यादा बायोकेमिकल्स का यूज करता है, और इंटेंसिव इरिगेशन मतलब रेनफॉल पर डिपेंड नहीं होता है ना, ओल्ड टूल्स पर डिपेंड नहीं होता, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करता है और इरिगेशन करता है। ठीक है, इरिगेशन की हेल्प से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, दिस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या प्रेशर होता है लैंड पर। ठीक है, बिकॉज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, क्या मैंने बोला ना, फार्मिंग करने वाले बहुत सारे, लेकिन 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 क्या होता है, लैंड तो छोटा सा है, विच डिवाइड्स द लैंड हैज लेड टू स्मॉलर लैंड होल्डिंग। ठीक है, क्या होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब सभी को इक्वल हिस्सा मिलेगा लैंड का। अब उस साइड के हिसाब से क्या होता है, सभी के पास क्या छोटा छोटा हिस्सा आ जाता है लैंड का। ठीक है, और उस छोटे से हिस्से में हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करने की यूज करते हैं, और इसमें इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इरिगेशन और बायोकेमिकल का यूज करते हैं। सिंस फार्मर हैव नो अदर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, अब क्या होता है, उनके पास सिर्फ एकमात्र सोर्स होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो वो कंटिन्यू करते हैं मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम अ लिमिटेड लैंड, मतलब वो सोचते हैं, वो चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं किस चीज की थोड़े लैंड में, लिमिटेड लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करे हम। ठीक है, इस चीज की वो तमाम कोशिशें करते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आता है मेरे पास कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग। अब जो दो हमने टाइप ऑफ फार्मिंग देखी ना, टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, पहले उनमें क्या होता था, हम सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, कमर्शियल फार्मिंग में मैं क्या करूंगी, ट्रेड करूंगी अपने क्रॉप्स का। ठीक है, उन्हें उन्हें क्या करूंगी, सेल करूंगी फॉर अर्निंग मनी, टू अर्न मनी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं क्रॉप्स को इसलिए उगाती हूँ ताकि उन्हें मैं सेल कर पाऊँ और उससे मुझे रिटर्न में क्या मिले, पैसे मिले। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, हमारे पास स्मॉल लैंड था। ठीक है, लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर लार्ज लैंड होल्डिंग्स मतलब बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े पीस ऑफ लैंड पर क्या हो रहा है, फार्मिंग हो रही है। क्यों, अब स्मॉल पैच पर हम करेंगे, स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे करेंगे
तो हमें कितना ही मिलेगा, ठीक है। सेल्फ कंजप्शन के लिए हमें ठीक है सफिशिएंट मिल जाएगा, लेकिन हमें उतना तो नहीं मिल पाएगा ना कि हम उसे सेल कर पाए, है ना। इसलिए क्या होता है, इससे क्या लार्ज लैंड होल्डिंग्स प्रैक्टिस करती है, ठीक है। एंड यूज हाई लेवल ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है क्या। अब इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम ये फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम हाई लेवल ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब हम ज्यादा हमें क्या मिले, ज्यादा आउटपुट मिले, उस टाइप ऑफ सीड्स को हम क्या करें, कल्टीवेट करें, ठीक है। फिर आता है मेरे पास गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। अच्छी 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 इरिगेशन, ठीक है। अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज को हम क्या करें, यूज करें, ठीक है। फिर आता है मेरे पास केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। क्या आता है, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मतलब जो इल्लियाँ लग जाती है, पेस्टिसाइड्स जो है ना, इंसेक्टिसाइड्स जो कीड़े लग जाते हैं हमारी फसलों में, उन्हें मारने के लिए हम दवाइयाँ उसमें यूज करते हैं ना। केमिकल फर्टिलाइजर उनकी ग्रोथ के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का। अब द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग वेरीज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ठीक है। क्या होता है, डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर वेरी करती है, ठीक है। मतलब कैसी सॉइल है, लैंड प्रोडक्टिविटी कैसी है, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि कैसा कमर्शलाइजेशन हम कर पाएंगे, है ना, ज्यादा कम, ठीक है। तो ये अलग अलग एरियाज में वेरी करती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, मैंने अभी बताया, क्लाइमेटिक कंडीशन, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या क्या मेरे फिजिकल हो गए, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें। क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की कैसी है, वेदर कैसा रहता है वहाँ का, वहाँ की इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी है, मतलब अगर पानी नहीं होगा मेरे आसपास तो फिर मैं कैसे अच्छा कल्टीवेशन कर पाऊंगी, है ना। तो जैसे कि राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। क्या हो गया, हरियाणा और पंजाब में क्या है, जो राइस है ना वो कमर्शियल क्रॉप, मतलब लार्ज लैंड होल्डिंग प्रैक्टिस करती हैं इस फार्मिंग का, और इसे सेल करके क्या अच्छा खासा अमाउंट अर्न करती है। लेकिन वहीं पर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है, मतलब लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए इसे क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन के लिए ना करके हम सेल्फ कंजप्शन के लिए क्या कर रहे हैं, इसे कल्टीवेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, इरिगेशन फैसिलिटी हो, वो ज्यादा बेहतर ना हो, है ना, इसलिए प्रोडक्शन क्या कम हो रहा है, या फिर और कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। Plantation is a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area, ठीक है। क्या हो रहा है, प्लांटेशन भी एक क्या है, एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। इसमें क्या होता है, प्लांटेशन में क्या होता है, एक बड़े सी लैंड में मैं क्या करती हूँ, एक सिंगल टाइप ऑफ क्या करती हूँ, क्रॉप को कल्टीवेट करती हूँ। जैसे कि मेरा टी हो गया, ठीक है, मेरा बनाना हो गया, मेरा 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 कॉफी हो गया। तो क्या होगा, मैं लार्ज एरिया पर क्या करूंगी, इसे कल्टीवेट करूंगी, लार्ज लैंड ऑफ एरिया, एक ही टाइप की क्रॉप, है ना, और उससे क्या करूंगी, उसका कमर्शलाइजेशन करूंगी, ठीक है। तो ये क्या होगी मेरी प्लांटेशन भी, क्या होगी मेरी कॉमर्शियल फार्मिंग ही होगी, कॉमर्शियल फार्मिंग की एक टाइप होगी, ठीक है। आया समझ। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देख लिया टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होती है, अब मेरे पास आएगा क्रॉपिंग पैटर्न। किस किस तरीके से, कौन कौन से सीजन में हम कौन कौन से क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। 3 होते हैं मेरे पास क्रॉपिंग सीजन, 3 होते हैं, ठीक है, टाइप नहीं, 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, ठीक है। पहला है मेरे पास रबी, फिर आता है मेरे पास खरीफ, और आता है फिर मेरे पास एक तीसरा जैद। अभी हम
ज्यादातर हमें सुनने को मिलता है रबी और खरीफ, ठीक है, लेकिन एक और सीजन होता है जो कि होता है जैद, ठीक है। अब रबी क्रॉप्स क्या होती है? रबी क्रॉप्स वो सारी क्रॉप्स जो विंटर के स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम उन्हें सोन करते हैं, ठीक है, उगाते हैं, मतलब बीज बोते हैं, ठीक है। कब कब? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हम क्या करते हैं, सोन करते हैं बीज सीड्स को। और हार्वेस्ट कब करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं हम समर में, मतलब अप्रैल टू जून के बीच में हम क्या करते हैं, इसे हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि वीट हो गया मेरा, बार्ले, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, एटसेट्रा, ये सारे क्या होंगी? ये सारी होंगी मेरी रबी क्रॉप्स, ठीक है। क्या होंगे मेरे कुछ मेन रबी क्रॉप्स, ठीक है, आया समझ। दूसरा मेरे पास होता है खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? अब ठीक है, विंटर सीजन से समर सीजन तक मैंने एक जो सेट था वो कर लिया क्रॉप का। अब उसके खत्म होने के बाद मैं करूंगी खरीफ क्रॉप, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा, मॉनसून जब स्टार्ट होता है ना, मतलब जून जुलाई के स्टार्टिंग में मैं क्या करती हूँ, इससे कल्टीवेशन स्टार्ट करती हूँ। और इसे हार्वेस्ट कब करती हूँ? हार्वेस्ट करती हूँ मैं सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। देखो एक साइकिल चल रहा है ना, अक्टूबर से जून तक ये चलेगा, ठीक है। और फिर जून खत्म हुआ, फिर जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ये अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक ये चलेगा, है ना। तो ऐसा क्रॉप पैटर्न चलता रहता है। इसमें क्या आता है मेरे पास? राइस हो गया, मेज, ज्वार, जवार, बाजरा, तुर, तुअर बोलते हैं हम बेसिकली, है ना, जनरली हम तुअर बोलते हैं इसे, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट्स हो गया, ये सारे क्या होंगे मेरे कुछ मेन खरीफ क्रॉप्स होंगे, ये सारे, है ना। अब इन क्रॉप्स को, है ना, अकॉर्डिंग टू दी क्रॉप पैटर्न हमें याद रखना होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में ये हमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से निकाल कर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब वो आपसे पूछ लेंगे कि रबी क्रॉप्स किस सीजन में होते हैं ना, किस सीजन में हम सीड्स सून करते हैं, ठीक है। तो सीधा सा आंसर होगा विंटर में। या फिर वो आपको और कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देंगे, अक्टूबर टू दिसंबर या फिर अप्रैल टू जून, ठीक है। इस तरीके से हमें एग्जाम में एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि व्हीट, बार्ले, पीस, जो मेन रबी क्रॉप्स है ना, जो ज्यादातर मुझे पढ़ने में आते हैं या बुक्स में होते हैं, सुनने में आते हैं, वो कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, इस टाइप में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे पास आता है इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज ज़ैद सीजन, ठीक है। क्या होता है? समर सीजन के बीच में, मतलब खरीफ और रबी के बीच में एक सीजन आता है ना, ठीक है, छोटा सा शॉर्ट पीरियड, मतलब कब? समर मंथ्स में। और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ज़ैद सीजन, ठीक है। अब इस सीजन में हम कौन से क्रॉप्स उगाते हैं? बेसिकली वेजिटेबल्स, जैसे वेजिटेबल्स हो गई मेरी, उसके बाद वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना। अभी गर्मियों के सीजन में यही चीजें मुझे देखने को मिलती है ना। वाटरमेलन में हम मार्केट में देख पाते हैं। उसके बाद मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है ज़ैद सीजन में, ठीक है। वेजिटेबल्स हो गई मेरी। फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स वो सारी क्रॉप्स जो हमारे एनिमल्स फीड करते हैं हम जिनसे, है ना, जिन क्रॉप से, वो मेरी क्या होती है? होती है मेरी फॉडर क्रॉप्स। आया समझ क्रॉप पैटर्न? अब अब मेरे पास है मेजर क्रॉप्स, ठीक है। मैंने देख लिया कौन कौन सी फार्मिंग होती है, किस किस सीजन में क्या क्या, मतलब क्या क्रॉप पैटर्न होता है। अब मैं देखूंगी कि हमारे इंडिया के अंदर कौन सी जो है वो मेजर क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मैंने वेराइटीज ऑफ फूड एंड नॉन many varieties of food and non-food crops are grown in various regions of country depending upon different cultivation practices, soil types and climatic condition, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे वैरायटीज ऑफ
फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। अभी आगे चल के इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों क्या होती है, प्रोड्यूस की जाती है, कल्टीवेट की जाती है डिपेंडिंग अपॉन दी डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस कैसा है, कहाँ पर किस टाइप की कल्टीवेशन हो रही है, ठीक है। लैंड फॉर्म कैसे है वहां पर, लैंड प्रोडक्टिविटी कैसी है, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है वहां का, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी है, इन सारे फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाएगा, ठीक है। पहला मेरे पास आता है फूड क्रॉप्स, ठीक है। फूड क्रॉप्स मतलब वो सारे क्रॉप्स जिन्हें मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, है ना, वो सारे क्रॉप्स। तो इसमें कौन कौन से हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहला है मेरा राइस, ठीक है। राइस के बारे में देखूंगी, राइस, बीट, मिलेट हो गया मेरा, मेज, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये सारे जितने भी क्रॉप्स है ना, इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में मैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, आगे चलकर, ठीक है। और मेरे पास होता है नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब रबर, कॉटन, जूट। अब इन्हें मैं खा सकती हूँ क्या, बोलो, इन्हें मैं कंज्यूम कर सकती हूँ क्या, नहीं ना, नहीं कर सकती। तो ये मेरे क्या होंगी, ये मेरे क्या होंगे, नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। फिर सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले मेरे पास आता है मेरा प्यारा राइस, ठीक है। सभी को पसंद होते हैं राइस, ठीक है। हमारे इंडिया में तो मेजोरिटी में कंजप्शन किस चीज का, राइस का ही होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। क्या मतलब, क्या मतलब जो राइस है ना, वो एक कॉमन कॉमन फूड क्रॉप है हमारे इंडिया का। मतलब मेजोरिटी में, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट सभी लोग क्या करते हैं, राइस कंज्यूम करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। आया समझ। और राइस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, क्या होता है, प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, ठीक है, आया समझ। फिर आता है मेरे पास, अब कौन कौन सी कंडीशन होती है जो राइस को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, राइस को ग्रो करने के लिए। तो टेम्परेचर जो है वो कैसा होना चाहिए भैया, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। मतलब 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जब होता है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हीं जगह पर। रेनफॉल जो है वो अच्छी खासी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और एनुअल रेनफॉल मतलब 100 सेंटीमीटर से, मतलब अच्छी खासी हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी लगती है राइस को प्रोड्यूस होने में, ठीक है। उसके बाद कौन से सीजन में, खरीफ क्रॉप में उगता है, ठीक है, मतलब समर सीजन में, जून जुलाई में हम क्या करते हैं, इसका कल्टीवेशन करते हैं। और हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्ट कब करते हैं इसे, अप्रैल टू अप्रैल टू व्हाट, जून जुलाई में हम इसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और सितंबर टू अक्टूबर में, आई एम सॉरी, मैं यहीं पर एक महीने के बाद ही, एक महीने पहले ही क्या कर रही थी, मैं इसका हार्वेस्ट कर रही थी, लेकिन सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। क्या, खरीफ क्रॉप को हम कब कल्टीवेट करते हैं, जून टू जुलाई में, समर में। और इसका कल हार्वेस्टिंग कब होता है, सितंबर टू अक्टूबर के बीच में, ठीक है। अब मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज, कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा तो होता है हमारा वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये सारी जगह वो है जिनमें मुझे मेजर प्रोडक्शन दिखता है, किस चीज का, किस चीज का, राइस का मेरे, ठीक है, ठीक है। इट इज ग्रोन विथ प्रॉपर इरिगेशन, इसके लिए ना अच्छा खासा, राइस को प्रोड्यूस होने के लिए अच्छा खासा पानी लगता है, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए होती है। और लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल और कैनाल्स के थ्रू क्या करते हैं,
बहुत अच्छे से इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन करते हैं, तब जाकर मेरा राइस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, अभी बताया था, बहुत कॉमन मतलब स्टेपल फूड है हमारे इंडिया का, मेजोरिटी ऑफ पीपल पसंद करते हैं ना कंज्यूम करना। तो अब क्या हो जाता है, हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पूरे वर्ल्ड का आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं राइस? इंडिया के अंदर। आया समझ? आया? फिर आता है मेरे पास वीट। ठीक है, क्या है मेरे पास? फिर मेरे पास है वीट। अब वीट जो है वो सेकंड स्टेपल है, मतलब चावल जो है वो बहुत ज्यादा, राइस जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन फूड है ना, कंज्यूम करते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल कंज्यूम करते हैं। अब जो राइस के बाद सेकंड स्टेपल फूड मेरे पास आ जाता है, वो क्या है? वो है वीट। वीट सेकंड मोस्ट कॉमन है ना। ठीक है, ग्रोइंग कंडीशन जो है वीट के लिए वो कैसी है? इससे क्या होता है, ये एक सबसे पहले तो रबी क्रॉप है। अब रबी क्रॉप कब होती है, कब प्रोड्यूस होती है? ये होती है मेरी विंटर सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इससे एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, मतलब ठंडा मौसम चाहिए। ठीक है, ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए। और इससे क्या, तेज धूप, तेज भी नहीं बोल सकते, ब्राइट सनशाइन इसे लगती है, अच्छी खासी धूप जो है वो इसे लगती है। किस टाइम पे, किस टाइम पे लगती है धूप इसे? जब ये हार्वेस्ट की क्या बोल सकती हूँ मैं, लेवल पर आ जाता है, या फिर स्टेज पर आ जाता है, सॉरी, है ना, हार्वेस्टिंग स्टेज तक आते आते जब पकने के लिए इसे क्या होता है, रैपिड होने के लिए इसे अच्छी खासी क्या सनलाइट लगती है। अब यहाँ पर क्या, 50 to 75 ऑफ एनुअल रेनफॉल, मतलब मीडियम मीडियम रेनफॉल इसे चाहिए होती है। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर थ्रू ग्रोइंग सीजन, मतलब लेकिन 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 पूरे सीजन, पूरे ग्रोइंग सीजन तक इसे थोड़ी थोड़ी रेनफॉल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए होती है। ठीक है, इसका जो एग्रीकल्चर सीजन है वो कौन सा है? ये क्या है? रबी क्रॉप है। ठीक है, अभी देखा कूल ग्रोइंग सीजन है ना, मतलब इसे चाहिए होता है, सुटेबल होता है तब, तो मतलब सीधी सी बात है रबी क्रॉप होगा। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ कहाँ पर? मैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, इन सारी एरियाज में देख सकती हूँ कि मेजर प्रोडक्शन होता है किस चीज का? वीट का। ठीक है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर, मतलब कौन कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पर जोन्स जहाँ पर वीट ग्रो हो रहा है? सब एक तो है हमारा, एक तो है हमारा कहाँ पर, गंगा सतलुज प्लेन पर। ठीक है, और दूसरा जो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में है। और दूसरा मेरे पास आ जाएगा जो डिक्कन प्लेटू है, उसका उसका जो ब्लैक सॉइल रीजन होता है वहां पर मैं देख सकती हूँ टू इम्पोर्टेंट रीजन। ये दोनों जोन्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है मेरे पास मिलेट। मिलेट क्या होता है? मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज मतलब जिनके ग्रेन्स जो है वो, इसके ग्रेन्स कैसे होते हैं इन क्रॉप्स की? बड़े होते हैं ना, कोर्स होते हैं, है ना। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया, दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, क्यों? और दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनमें बहुत ज्यादा क्या होता है, इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जवार, बाजरा, रागी जो है वो तीन मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेट है जो कि इंडिया में ग्रोन किए जाते हैं। तो पहला है मेरे पास जवार। ठीक है, ज्वार में क्या होता है, ये मेरा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। ठीक है, क्या है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया का। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया भी और प्रोडक्शन के मामले में भी। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इट इज रेन फेड क्रॉप, मोस्ट कॉमनली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन, मतलब जहां पर ये क्या होता है, ये रेन की हेल्प से, मतलब इसका जो इरिगेशन, हमें इसे मैं बोल सकती हूँ इरिगेशन इसे जरूरत नहीं होती। ठीक है, आउटर सोर्स की जरूरत नहीं होती पानी की। ये
रेन के हेल्प से क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा इरिगेशन की जरूरत लगती नहीं है। और मॉइस्ट एरिया में, ज्यादातर जहाँ पर बारिश होती है, जो एरिया होता है मॉइस्ट होता है, वहां पर क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। द मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट, महाराष्ट्र मेरा हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन सारी जगह पर मुझे ये सारे ज्वार का प्रोडक्शन देखने को अच्छा खासा मिलता है। फिर आ गया मेरे पास बाजरा। बाजरा जो है वो बेसिकली जो सैंडी सॉइल होती है, जो रेतीली होती है ना सॉइल, वहां पर, या फिर शैलो ब्लैक सॉइल जो होती है वहां पर, ठीक है, सूटेबल होती है इसे उगाने के लिए। बाजरा जो है वो कहाँ पर मुझे देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी इसे क्या रेतीली लगती है मिट्टी, और ब्लैक सॉइल जो है काली मिट्टी लगती है, ठीक है, उगने के लिए। फिर मेरे पास आ गया रागी। रागी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, कहाँ का, ड्राई रीजन का, ठीक है। और ये बेचारा तो सभी जगह उग जाता है ना। रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। देखो यार, ये जो क्रॉप है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऐसा क्रॉप है जो रेड सॉइल पर, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ये सारे ड्राई रीजन्स पर क्या होता है, ग्रो हो जाता है। मेजर रागी प्रोडक्शन स्टेट आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। ये सारे क्या है, ये मोस्ट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ठीक है। और रागी जो है वो रिच इन आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो रागी कितना प्यारा है ना, ड्राई सीजन में भी ग्रो हो जाता है। और देखो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल, बेचारा कहीं पे भी उग जाता है ना, बेचारा देखो इन सारी सॉइल्स में उग जाता है। वो बोलता है मुझे इन सारे सॉइल्स में से कहीं पर भी ग्रो कर सकते हो तुम, ठीक है, ठीक है। और हमें अच्छे खासे क्या आयरन्स भी दे रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर मेरे पास आता है मेज, सबका प्यारा कॉर्न, है ना, क्रिस्पी कॉर्न नहीं, ठीक है, मेज, ठीक है। तो इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड both as what, फूड एंड फॉडर। अब मतलब फूड एंड फॉडर मतलब इसका ये जो पार्ट है ना, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं, और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ये क्या होता है, इसे हम हमारे जानवरों को खिला देते हैं। तो ये बोथ एज अ फूड मतलब इसे ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी हम यूज करते हैं, ह्यूमन फूड भी है, और फॉडर भी है, मतलब इससे एनिमल भी कंज्यूम कर सकते हैं, इनकी इसकी जो ग्रास होती है, ठीक है। तो ये फूड और फेडर दोनों है, फॉडर दोनों है। ये एक क्या है, खरीफ क्रॉप है, मतलब खरीफ क्रॉप है, मतलब समर सीजन में कर रहे कल्टीवेट इसे, ठीक है। और 21 to 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में बीच में जो टेम्परेचर है वो सूटेबल होता है इसे उगाने के लिए, ठीक है। और कहाँ पर, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जो होती है ना, वो वहां पर ये उगाया जाता है, ठीक है, वहां पर ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। जैसे कि कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स में मैं क्या देख सकती हूँ, ये सारी स्टेट्स में मैं देख सकती हूँ कि ये सारे क्रॉप्स को मेज को क्या किया जा रहा है, मेजर प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, ठीक है, आया समझ। फिर आता है मेरे पास पल्सेस। पल्सेस क्या होती है, मेरी दालें, ठीक है, पल्सेस मेरी दाल, ठीक है, दालें जिन्हें खाने में हमें क्या मौत आती है, ठीक है, क्या होता है, मतलब बच्चे आसानी से खाते नहीं है, ठीक है, नाटक करते हैं बहुत, ठीक है। तो पल्सेस अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, ठीक है, ध्यान से देख लो।
एक अच्छा खासा सोर्स है किस चीज का, प्रोटीन का। ठीक है, जो पल्सेस होती है ना उनसे हमें बहुत ज्यादा क्या प्रोटीन मिलता है। और स्पेशली जो वेजिटेरियन पीपल है ना, वेजिटेरियन जिनकी डाइट होती है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन मिल पाना उनके खाने में थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट के मुकाबले, है ना। तो पल्सेस जो है वो मेरा अच्छा खासा क्या है, सोर्स है किस चीज का, प्रोटीन का। ठीक है, वेजिटेरियन डाइट के लिए पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर। ठीक है, कम मॉइस्चर में मतलब जिस सॉइल में थोड़ा कम मॉइस्चर हो वहां पर, और इवन मतलब ड्राई कंडीशन में भी क्या हो जाती है, ये ग्रो हो जाती है। ठीक है, मतलब ज्यादा इरिगेशन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती, ज्यादा रेनफॉल की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, मॉइस्चर जहाँ पर कम हो वहां पर, और इवन ड्राई कंडीशन में भी क्या ये सरवाइव कर जाती है, उग जाती है। ठीक है, पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। ठीक है, मतलब मोस्टली क्या रोटेशन में इन्हें ग्रो किया जाता है। ठीक है, दूसरी क्रॉप्स के साथ। बिकॉज pulses being leguminous crops help restore soil fertility except अरहर। क्यों? अब क्यों क्रॉप रोटेशन में इन्हें किया जाता है, क्यों 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 रोटेशन में? क्योंकि क्या होता है, हम एक क्रॉप उगाते हैं फिर उसके बाद हम कोई सा जो है वो पल्स ग्रो कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो लेग्यूमिनस क्रॉप है ना, मतलब जो हमारी पल्सेस है ना, अरहर को छोड़कर वो सारी क्या करती है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी को स्टोर करने में। ठीक है, नाइट्रोजन बाय हेल्पिंग अस विद फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो क्या करती है, हमें हमारी सॉइल फर्टिलिटी को क्या करती है, रिस्टोर करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादातर रोटेशन में ग्रो की जाती है अदर क्रॉप्स के साथ। ठीक है, मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, ठीक है, ये सारे स्टेट्स में मैं देख सकती हूँ कि ये सारे क्या मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। ठीक है, फिर मेरे पास अब स्टार्ट होते हैं कौन से अदर क्रॉप्स, सॉरी फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ठीक है, ठीक है, अब 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 क्या होता है, तो तो ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं ना, अब अभी तक जो मैंने देखा उसमें मुझे क्या ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो क्रॉप्स होंगे वो फूड क्रॉप तो होंगे लेकिन वहां पर मुझे ग्रेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले मेरे पास है शुगर कैन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से, जैसे ऑयल सीड्स हो गया, शुगर केन हो गया मेरा, फिर उसके बाद टी हो गया, कॉफी हो गया, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होंगे वो सारे हो गए, ये सारे आएंगे मेरे किसके अंदर, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ठीक है, ठीक है, पहला है मेरे पास शुगर केन। तो शुगर केन जो है वो ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट। ठीक है, ह्यूमिड और कैसा, हॉट क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। ठीक है, गर्म माहौल नहीं, गर्म जो है वो क्या क्लाइमेट चाहिए होता है इन्हें। ठीक है, ठीक है, रिक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री। ठीक है, 21 से लेकर 27 डिग्री के बीच का इनको टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, नीड्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर, मतलब अच्छी खासी इन्हें भी क्या रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, 75 से 100 सेंटीमीटर तक इन्हें एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी हमने अभी देखा चाहिए होती है। ठीक है, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, जहाँ पर अगर कम रेनफॉल हो रही है कहीं पर तो क्या होगा, इरिगेशन की यहाँ पर शुगर केन को जरूरत लगती है।
इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स, ठीक है। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग वैरायटी ऑफ सॉइल्स पर इसे हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एंड नीड मैनुअल लेबर फॉर शोइंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है, मैनुअल लेबर, ठीक है। इससे कल्टीवेट करने के लिए और हार्वेस्ट करने के लिए हमें मैनुअल लेबर्स की क्या होती है, नीड होती है, ठीक है। ऑल दीज कंडीशंस आर अवेलेबल इन उत्तर प्रदेश। अब ये सारी कंडीशन कहाँ पे है, सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में है, तो वहां पर क्या मेजर शुगर केन प्रोडक्शन हो रहा होगा, है ना। अगर ये सारी कंडीशन, ये जो क्राइटेरिया है शुगर केन के, वो अगर उत्तर प्रदेश में है तो क्या होगा, वहीं पर प्रोड्यूस हो रहे होंगे, मेजर प्रोडक्शन वहीं पे हो रहा होगा, है ना। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांड सारी एंड मोलासिस, ठीक है। ठीक है, आगे चल के जो हमारा शुगर है, उसके बाद मेरे जो भी स्वीटनेस है ना, जो भी स्वीटनेस के लिए यूज करते हैं हम सोर्स, वो सारे मुझे किससे मिलते हैं, वो मिलते हैं मुझे शुगर केन से, ठीक है। जैसे कि शुगर, गुड़ मतलब जैगरी, खांडसारी, ये सारे, है ना। फिर आता है मेरे पास द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, मैंने अभी बोला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। ये सारे ये सारे स्टेट्स में मैं देख सकती हूँ कि शुगर का मेजर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। फिर आता है मेरे पास ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स समझ में आ रहा नाम से कि ये सारे वो सारे क्रॉप्स होंगे जिनसे मैं क्या ऑयल प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं ऑयल सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं इंडिया के अंदर, पहला है मेरा ग्राउंड नट, मूंगफली, है ना। फिर है मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, नारियल, सेसमम, तिल, सोयाबीन, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, ठीक है, अरंडी जो होते हैं वो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ऑयल सीड्स होते हैं जो मेरे इंडिया के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और ऑयल सीड्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्या ऑयल सीड जो है वो कुकिंग के लिए मतलब एडिबल भी होते हैं, ठीक है, कुकिंग के लिए क्या यूज किए जाते हैं। और ये सोप्स का, कॉस्मेटिक्स का, ऑइंटमेंट्स के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी क्या यूज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ऑयल सीड्स है वो मैं खाने के लिए मतलब अपना खाना बनाने के लिए भी यूज कर सकती हूँ, और एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट के लिए भी क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ग्राउंडनट जो है, मूंगफली की क्या इंपॉर्टेंस है, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर एडिबल एंड यूज्ड, ये वही सेम रिपीट हो गया, ठीक है, यही इसका भी होगा, ठीक है। ठीक है, आया समझ। फिर मेरे पास आता है टी, ठीक है, मेरे पास क्या आता है, टी। तो टी जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज है हमारी कंट्री के लिए, बेवरेज मतलब जिसे मैं लिक्विड फॉर्म में क्या कंज्यूम करती हूँ, ठीक है, आया समझ। तो सबसे पहले तो टी को इंट्रोड्यूस कहाँ किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था टी को, हाँ, इंडियन से, ठीक है। और तब से लेके आज तक क्या होता है, किसी के घर भी अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या ऑफर किया जाएगा, चाय और पानी और चाय, ठीक है, सबसे पहले क्या हमें चाय ऑफर की जाती है, ठीक है। तो मतलब एक मतलब इम्पॉर्टेंट बेवरेज है, ठीक है, ठीक है, आया समझ। फिर आता है मेरे पास ज्योग्राफिकल कंडीशन नीडेड फॉर कल्टीवेशन टी ग्रोस वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो गर्म होते हैं क्लाइमेट्स, वहां पर यह क्या होती है, ग्रो होती है, ठीक है। विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, जो बहने वाली सॉइल होती है ना, वहां पर क्या हम इसे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ वहां पर ग्रो होती है। और वो सॉइल जो है वो कैसे ह्यूमस में और ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए, है ना, तब जाकर क्या हमारी सॉइल ग्रो होती है, ठीक है। टी बुशेस रिक्वायर अ वार्म एंड मॉइस्ट फ्री, फ्रॉस्ट फ्री
क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। क्या होता है, जो टी के जो पौधे होते हैं ना, उसको क्या चाहिए होता है, उन्हें क्या, एक थोड़ा वार्म वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ठंडा मौसम, थोड़ा गर्म मौसम चाहिए होता है, ठीक है। और मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री, मतलब ओस ओस नहीं होनी चाहिए। जहां पर हम टी ग्रो कर रहे हैं ना, तो ओस नहीं होनी चाहिए उस क्लाइमेट में, ठीक है, पूरे साल भर, ठीक है। frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth to tender leaves, ठीक है। frequent shower evenly distributed over the year मतलब थोड़ी बरसात जो है वो, ठीक है, बूंदा बूंदी जो है वो लगती है इससे पूरे साल भर ग्रो होने में, ठीक है। टू मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पर, असम और वेस्ट बंगाल में मैं देख सकती हूँ की टी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और मेजर कहाँ पर, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग के हिल्स पर, और जयपानगुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, ठीक है। फिर मेरे पास नेक्स्ट आता है कॉफी, ठीक है। क्या आता है, कॉफी। तो कॉफी जो है ना, जो इंडिया है ना, वो अच्छी क्वालिटी की कॉफी के लिए, ठीक है, क्या है, फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है इंडिया कॉफी की, ठीक है। अब हमारे इंडिया में एक वैरायटी है अरेबिका। अरेबिका प्रोड्यूस की जाती है हमारे इंडिया में, ठीक है। और ये वैरायटी जो है ना, हमें कहाँ से, कौन लाए थे, यमन लाए थे। यमन पीपल जो थे ना, वो लाए थे हमारे इंडिया में, और तब से हमारे इंडिया में ये वैरायटी जो है अरेबिका, वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, स्टार्ट हो गई। और फिर क्या हुआ, इसकी जो डिमांड है ना, वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। तो और हमारे इंडिया में इसका प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी में भी हम यहाँ क्या प्रोवाइड करते पूरे इंडिया को, ठीक है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स, ठीक है। बाबा बुदान हिल्स जो थी, वहां पर सबसे पहले इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद इसका कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पर मैं देख सकती हूँ, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की जो नीलगिरी हिल्स है ना, वहां पर मैं इसका प्रोडक्शन आज भी देख सकती हूँ, ठीक है। और कौन सी, अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, ठीक है। और ये कौन लाया था, ये यमन पीपल लाए थे, ठीक है। फिर मेरे पास आता है लास्ट फूड क्रॉप्स में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ओके, व्हाट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। तो ये सारे कौन से क्रॉप्स होते हैं, बेसिकली इट इज द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। जब हम फ्रूट्स और कल्टीवेशन का क्या करते, कल्टीवेशन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोलते हैं। इन 2018 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना, ठीक है। चाइना के बाद 2018 में क्या था, इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, ठीक है। अराउंड 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। क्या हो रहा है, 13%, ठीक है, कितने, लगभग 13% जो पूरे वर्ल्ड की वेजिटेबल होती है वो कहाँ, इंडिया में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आया समझ, याद रहेगा। इंडिया इज होम टू बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स, ठीक है। क्या, इंडिया में ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स आसानी से नहीं मिलते हैं ना, जो गर्म क्लाइमेट में, वार्म क्लाइमेट में प्रोड्यूस होते हैं, और टेम्परेट जो ठंडे क्लाइमेट में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो सारे फ्रूट्स मुझे इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरा जो इंडिया है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है किस चीज का, पीस का, उसके बाद कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, अनियन, ये सारे जो क्रॉप्स है, ये सारे कहाँ, इंडिया प्रोड्यूस करता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड।
आया समझ। और बहुत ट्रॉपिकल और टेम्परेट फूड मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। मेजर फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट, बनाना में ज्यादातर देख सकती हूँ कहाँ पर, मिजोरम, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या, यहाँ पर बनाना प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फिर आता है मेरा मैंगो, मैंगो के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे यहाँ की जो मैंगो, मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। फिर आता है मेरा ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ पर, मेघालय के चेरापूंजी, चेरापूंजी तो है ना, वहां पर मैं देख सकती हूँ ऑरेंज का प्रोडक्शन, और महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर मेरे पास आता है लीची और गुआवा, लीची और गुआवा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रोड्यूस की जाती है। और लास्ट मेरे पास आता है एप्पल, जो कि ठंडे टेम्परेट फ्रूट होते हैं, वो कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मैं देख सकती हूँ प्रोडक्शन इनका, ठीक है। आया समझ। तो इंडिया इज द होम टू बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, यहाँ पर मैं दोनों टाइप के अच्छा खासा प्रोडक्शन देख सकती हूँ फ्रूट्स का, ठीक है। फिर मेरे पास आता है नॉन फूड क्रॉप्स, कौन सा, नॉन फूड। अब ये क्या होता है, ये वो सारे क्रॉप्स जिन्हें मैं कंज्यूम नहीं कर सकती, ठीक है, वो सारे क्रॉप्स जिन्हें मैं कंज्यूम नहीं कर सकती और एज अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है, जो आगे चल के कन्वर्ट होते हैं गुड्स में, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट मेरे पास है रबर, ठीक है, कौन सा है, रबर। तो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट क्या है, क्या है, प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। इंडिया इज मेनली एज रबर इज मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप, मतलब जो इक्वेटर बेल्ट होता है ना, वहां पे मेजरली उस एरिया में क्या, उस एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इससे क्या, गर्म, जो वार्म क्लाइमेट है वो चाहिए होता है ना, ठीक है। बट अंडर सर्टन कंडीशन, लेकिन कुछ कंडीशन में ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में भी क्या होता है, ग्रो हम कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स ह्यूमिड एंड मॉइस्ट, ठीक है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्ट इसे दोनों चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। और एनुअल टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर से चाहिए होता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर से चाहिए होता है, ठीक है। और क्लाइमेट, और एनुअल रेनफॉल भी बहुत ज्यादा, मतलब 200 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। तो एनुअल रेनफॉल कितनी, 200 सेंटीमीटर इसे चाहिए होती है, अच्छा खासा मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी चाहिए होता है इसे, ठीक है। रबर इज ग्रोन इन कर्नाटका, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मेघालय, गारो हिल्स, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सारे आइलैंड पेपर में क्या, रबर का प्रोडक्शन देख सकती हूँ अच्छे खासे अमाउंट में। फिर मेरे पास आता है फाइबर क्रॉप्स, ठीक है, कौन से, फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं, फाइबर क्रॉप्स वो सारे जिनसे मैं, जो मुझे फाइबर देते हैं, क्या, क्लोथ्स, या फिर मैं अदर जो भी ये चीज़ें बनाने, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। जैसे मेरे क्लोथ्स हो गए, बैग्स हो गए, ठीक है, आया समझ, ये सारे है ना, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, ये सारे बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, वो क्या होते हैं, मेरे फाइबर क्रॉप्स जो मुझे फाइबर देते हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे पास आता है चार चार क्रॉप्स, पहले है मेरे पास कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ठीक है, ठीक है, ये चार है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो तीन जो है, ये कैसे मुझे एज अ क्रॉप डिराइव होते हैं, ठीक है, एज अ क्रॉप डिराइव कर सकती हूँ मैं इन्हें फॉइल से, ठीक है। लेकिन ये जो नेचुरल सिल्क है ना, ये मेरा एक ऐसा क्रॉप है जो मैं कहाँ से, क्रॉप नहीं है ये मुझे मिलता है सिल्क वॉर्म रियरिंग से, ठीक है। मतलब मलबरी लीव्स पर एक एक क्या बोल सकते हो, कीड़ा होता है ना, सिल्क वॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो सिल्क वॉर्म से हम क्या, सिल्क का प्रोडक्शन, वहां से सिल्क वॉर्म जो है सिल्क का प्रोडक्शन करता है, और वहीं से हमें क्या, सिल्क हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो मैं क्रॉप से मिलता है मुझे, और ये जो नेचुरल सिल्क है वो मुझे मिलता है सेरीकल्चर से, ठीक है। द फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल,
and the latter is obtained from cocoon of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. ठीक है, मतलब और भी ग्रीन लीव्स होती है लेकिन स्पेशली मलबरी पर में मुझे ये देखने मिलता है, और इनके कोकून से मैं क्या करती हूँ, सिल्क, नेचुरल सिल्क प्रोड्यूस करती हूँ, और इससे क्या मैं बोलती हूँ, इसे मैं बोलती हूँ सेरीकल्चर। ठीक है, अब मुझे देखना है बेसिकली कॉटन और जूट को। ठीक है, तो कॉटन क्या है, कॉटन जो है वो, कॉटन को बोला जाता है कि कॉटन इज दी ओरिजिनल होम, कॉटन का जो ओरिजिनल होम है वो इंडिया को बोला जाता है। ठीक है, इंडिया को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। ठीक है, आया समझ। कॉटन जो है ना वो एक एक मेन क्या है, मेन रॉ मटेरियल किन के लिए, कॉटन टेक्सटाइल, किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। और 2018 में कॉटन का भी लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर जो था वो कौन था, कौन था, इंडिया था। ठीक है, कौन था, इंडिया था। इसके बाद ऑब्वियसली चाइना के बाद। ठीक है, इसके बाद चाइना के बाद। तो geographical condition required to grow cotton, required to grow cotton are, cotton grows well in drier parts of the black soil of the Deccan Plateau। कहाँ पर, डिक्कन प्लेटू की जो ब्लैक सॉइल होती है ना, वहाँ वो जो ड्रायर पार्ट जो होता है ना ब्लैक सॉइल के, वहां पर इसका जो है प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। ठीक है, वहां पर अच्छा प्रोडक्शन होता है, सूटेबल होता है वो एरिया। ठीक है, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ज्यादा टेम्परेचर इसे चाहिए होता है, थोड़ी ज्यादा रेनफॉल नहीं, थोड़ी रेनफॉल, और इरिगेशन भी ज्यादा नहीं मांगता है ये, है ना कॉटन। और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। अब ये एक नई चीज आ गई है ना, ये क्या होता है, मतलब जो बिना ओस के कितने 210 दिन ऐसे ऐसे चाहिए जहां पर ओस ना हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फ्रॉस्ट ना हो, फ्रॉस्ट फ्री चाहिए कितने, 210 डेज, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और अच्छी खासी क्या ग्रोथ चाहिए इसे। ठीक है, क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अच्छी खासी सनशाइन चाहिए, सॉरी, अच्छी खासी क्या चाहिए, सनशाइन चाहिए इसे ग्रोथ के लिए। ठीक है, और अब क्या, हाई टेम्परेचर चाहिए हो रहा है, लाइट रेनफॉल, है ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, खरीफ क्रॉप होगा। ठीक है, क्या होगा, खरीफ क्रॉप होगा, और कितना, 6 से 8 महीने लगते हैं इसे मेच्योर होने में। ठीक है, मेच्योरिटी की स्टेज पर, मतलब जब मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँ तो उस स्टेज तक आने में इसे कितना, 6 से 8 महीना लगता है। ठीक है, ठीक है, फिर मेरे पास आता है लास्ट पॉइंट, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों में मैं क्या, कॉटन प्रोडक्शन देख सकती हूँ। फिर मेरे पास आता है, फिर मेरे पास आता है जूट। ठीक है, लास्ट मेरा पास नॉन फूड, नो 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 फूड क्रॉप। ठीक है, ठीक है, तो जूट को मैं क्या बोलती हूँ, जूट को मैं गोल्डन फाइबर भी बोलती हूँ। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये फोटो देखो ना, है ना, गोल्ड कलर दिख रहा है ना, ये कलर थोड़ा येलो होता है, गोल्डन दिखता है, मतलब गोल्ड कलर दिखता है, इसलिए मैं इसे गोल्डन फाइबर भी बोलती हूँ। और इससे अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। इट ग्रोज ऑन वेल वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, जो बहने वाली मिट्टी होती है वो चाहिए, इस होती है इससे। ठीक है, और कहाँ पर, फ्लड प्लेन्स में ये प्रोड्यूस होता है। कैसे, फ्लड प्लेन्स कौन सी, जो हर साल रीजनरेट और रीन्यू होती है। ठीक है, वहां पर मतलब ड्रेन हो जाती है, फिर वापस से रीजनरेट होती है, फिर ड्रेन हो जाती है, फिर वापस से रीजनरेट होती है, उस टाइप की एरिया में ये ग्रो होता है। ठीक है, जूट इज यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक गनबैग्स, यान, रोप्स, मैट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है वो,
जूट जो है वो, जूट से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि गोनेबेक्स जो बोरे हो गए हमारे ना, वो सेक है ना, यान, रोप्स, मैट, ये सारी चीजें मैं जूट से बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन अभी क्या होता है मार्केट में ना, बहुत सारे सिंथेटिक जो है फाइबर आ चुके हैं, ठीक है, जिनका जो कॉस्ट है वो जूट से क्या है, लेस है। जूट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, लेकिन ये हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर मेरे पास आता है वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार एंड मेघालय क्या है। इन सारी जगह पर मैं देख सकती हूँ कि जूट का अच्छा खासा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, सॉरी। लास्ट टॉपिक मेरे पास आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, क्यों आए थे, और वी नीड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स in agriculture because sustained uses of land without compatible अरे टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड टू पीस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, पेस ऑफ एडिक। अब क्या होता है, विदाउट मतलब बिना बिना मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किए हम लगातार जो यूज करते जा रहे हैं लैंड का, उससे क्या, उससे जो लैंड का पेस जो है ना, डेवलपमेंट का जो पेस है वो वहीं के वहीं है, मतलब तेजी से ही हो रहा है। तो उसे तेजी से बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत लगती है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल मतलब थ्रू डिफरेंट मेथड्स, थ्रू डिफरेंट इफेक्टिव मेथड, एफिशिएंट मेथड्स के थ्रू, प्रोसेसेस के थ्रू डेवलपमेंट करना, वो होते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वो सारे जो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है ना, के थ्रू क्या करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, वो मेरे क्या होंगे, वो होंगे मेरे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो in spite of development source of irrigation, most of the farmers still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। क्या बोल रहे हैं, मतलब इरिगेशन की इतनी अच्छी फैसिलिटीज आ चुकी है, उसके बावजूद कुछ फार्मर्स क्या है, कुछ फार्मर्स अभी भी क्या मानसून पर डिपेंडेंट है ना, और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट है, किस चीज के लिए, उनकी एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अब न्यू जनरेशन में क्या, हमें ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो करती जा रही है, तो हमें हमें क्या, हमें अच्छा खासा प्रोडक्शन चाहिए होगा अब, जो कि सिर्फ इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड होने से नहीं आएगा, ठीक है, हमें और भी एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है, ठीक है। फिर था मेरे पास एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं कि 60 से ज्यादा % के जो पॉपुलेशन है ना, वो हमारे इंडिया की लिवलीहुड किससे, एग्रीकल्चर से अर्न करती है, इसीलिए कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें सच में चाहिए, किस चीज के लिए, ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है, आया समझ। फिर आता है, अब ठीक है, क्यों चाहिए समझ में आया। अब मेरे पास आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से, विद द हेल्प ऑफ, मतलब वो सारे रिफॉर्म्स जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये सारे रिफॉर्म्स के थ्रू में क्या करती हूँ, डेवलपमेंट करती हूँ। कलेक्टिव कलेक्टिवाइजेशन मतलब क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हो रहा था, लोग जो है ना वो मिलकर खेती कर रहे थे, 3-4 लोग क्या करने लगे थे, मिलकर खेती करना स्टार्ट कर दिया था। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग को जिसका लैंड है उसे बांट देना, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी मतलब जमींदारी सिस्टम को हटाना, ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को क्या प्रायोरिटी दी गई, क्यों, क्यों, ताकि डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, ठीक है। ये सारे क्या थे, मेरे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो बेसिकली स्ट्रक्चर को चेंज किया, ठीक है, अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया, तो ये मेरे क्या होंगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे। लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनेक्टेड, जो लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉ थे उन्हें लागू किया गया, ठीक है, ठीक है।
फिर प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन एंड फायर एंड डिसीजेस। ठीक है, क्या हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविजन स्टार्ट किया गया, मतलब ताकि लोगों को जो ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन और फायर, इन सभी से अगर इनकी जो है वो क्या क्रॉप अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है ना, थोड़ी प्रोटेक्शन मिलती रहे उन्हें, इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविजन बनाया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू फार्मर्स एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या हुआ, ग्रामीण बैंकों, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज थी उन्हें, तो इन सारे बैंक को क्या किया गया, इन्हें स्टैब्लिश किया गया, क्यों, ताकि वो क्या करे, फार्मर्स को क्या करे, चीप चीप रेट पर, लोअर रेट पर क्या करे, इंटरेस्ट दे दे। ठीक है, आया समझ। इंट्रोडक्शन ऑफ किसान क्रेडिट। ठीक है, क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, ये सारी स्कीम्स लाई गई। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या हुआ था, चीपर रेट पर हमें क्या मिल रहा था, लोन मिल रहा था। ठीक है, फिर मेरे पास आता है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, ठीक है, तो इसमें मेरे पास टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में क्या किया था गवर्नमेंट ने, सबसे पहले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस की बात की मैं बात कर रही हूँ। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, HYV सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करके क्या हुआ था, हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारे क्रॉप्स का डेवलपमेंट होना, हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना, और वाइट रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा था, वाइट रिवॉल्यूशन में हमारे मिल्क प्रोडक्शन फैसिलिटीज को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, इसलिए ये दोनों रिवॉल्यूशंस लेकर आए थे। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन सारी चीजों का मैं यूज कर रही थी, HYV और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का मैं यूज कर रही थी, पर इनसे मुझे क्या हुआ, इनसे मुझे कुछ ही जगह पर क्या हुआ, प्रोडक्शन देखने को मिला, हायर प्रोडक्शन देखने को मिला। ठीक है, ये सारी जगह पर सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मेथड्स ऑफ इरिगेशन मॉडर्नाइज्ड। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन को लाया गया। ठीक है, फार्मर्स से इंट्रोड्यूस किया गया। लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस, मतलब जो हो, डो और सिकल, इन सारों को हटाकर नए इक्विपमेंट्स जो इंट्रोड्यूस किए गए और फार्मर्स को बताया गया कि इस तरीके से इनका यूज होता है। ठीक है, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन टीवी एंड रेडियो। ठीक है, क्या हुआ, टीवी और रेडियो पर फार्मर्स के लिए स्पेशल वेदर बुलेटिन्स मतलब उन्हें बताया, फैसिलिटी ये दी गई कि अब से आप लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी कि वेदर बुलेटिन मतलब आपको बताया जाएगा कि आज का मौसम कैसा होगा, है ना, अभी भी बताया जाता है हमें रेडियो पर, अब तो गूगल आ गया है। तो ये सारी फैसिलिटीज दी, और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स मतलब कौन सा क्रॉप कब उगाना चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीजें सिखाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोग्राम स्टार्ट किए, कहाँ पर, टेलीविजन और रेडियोज में। और अनाउंसमेंट ऑफ MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, remunerative and procurement prices for important crops। ठीक है, क्या हुआ, MSP का अनाउंसमेंट किया, मतलब MSP वो होता है जो इसमें गवर्नमेंट सेट प्राइस होता है, मतलब गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर देती है जो वो देगी, किसे देगी, फार्मर्स को देगी उनके क्रॉप्स के बदले में, जिससे और इंश्योर करेगी कि फार्मर्स को कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, और प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है वो मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए सेट किया जाता है, जो कि MSP से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन मार्केट प्राइस से थोड़ा कम। ठीक है, आया समझ। तो ये सारे थे मेरे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ठीक है,
अब यहीं पर मेरा होता है चैप्टर एंड, लेकिन एक जो चीज मैं बताना भूल गई थी वो था मेरा क्या, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि जैसे हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं ना, वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है हमारे इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर इसे हम क्या बोलते हैं, जमिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जमिंग बोलते हैं। जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसे क्या, दीपा, क्या बोला जाता है, दीपा बोला जाता है। और अंडमान निकोबार में मैं इसे क्या, दीपा ही बोलती हूँ। उसके बाद मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिल्पा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिल्पा। ठीक है, और मेरे पास फिर हो गया वेनेजुला में, इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेनेजुला में हम इसे होनुको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, होनुको। और साउथ अफ्रीका में इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को बोलते हैं मसौल। ठीक है, मसौल। तो इस तरीके के नाम से भी हम क्या, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, आया समझ। तो यही था मेरा आज का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। आई होप आप सभी को सारी चीजें बहुत बहुत अच्छे से क्या क्लियर होंगी, है ना। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। अगर मुझसे कोई भी टॉपिक अगर बाय मिस्टेक छूट जाता है, या अगर आपकी कोई आपको आप चाह रहे हो कि किसी वीडियो पर मैं अलग से किसी टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल रहा हो, इंफॉर्मेशनल रहा हो, तो इसे लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू एवरीवन।